जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एकेडमिक कंटेंट टेस्ट एसीटी के बारे में, जो कि होता है हमारा एसीसी एग्ज़ाम का पेपर नंबर 4। ओके, ये होता है हमारा पेपर नंबर 4। तो चलिए फिर इसके बारे में बात करते हैं, इसके ऊपर कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें फोकस करने वाली होती है और किस किस एरिया से क्वेश्चन हमारे कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि एसीसी के दौरान 4 पेपर होते हैं आपके टोटल, और 4 के चारों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं। इनका जो भी डिस्क्रिप्शन है मैंने अपने पहले कुछ वीडियोस में बता रखा है, आप वो उसको फॉलो कर सकते हैं इनको देखने के लिए। तो अभी इसमें इस पेपर में क्या चीज़ें होती हैं, ये पेपर भी आपका 300 मार्क्स का ही होता है। इसमें होते हैं 150 क्वेश्चंस, और ये 150 क्वेश्चन का थोड़ा डिविडेशन मैं बता देता हूँ इसमें कौन कौन से पोर्शंस को कवर करता है ये 150। तो ये आते हैं यहाँ पे। तो जो पहला क्या है, इसमें तो सफल करके आते हैं, ABC जो भी सेट होते हैं उनमें कुछ भी सफल के हिसाब से दे सकता है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें एक पोर्शन होता है साइंस का, एक पोर्शन साइंस की होगी, एक पोर्शन ह्यूमैनिटीज़ की हो गई, एक पोर्शन हो गया आपके मैथ्स का। ठीक है, इसमें होते हैं आपके टोटल 3 पोर्शन। ये तीन के तीनों के 50 50 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 × 2 आपके इसके 100 मार्क्स हो गए, 50 × 2 इसके भी आपके 100 मार्क्स हो गए, और इसके 50 × 2 के भी आपके 100 मार्क्स हो गया। तो इसका मतलब टोटल पेपर हो गया आपका 300 का। ओके, तो अभी चलते हैं हम साइंस में, कि साइंस में क्या क्या पोर्शंस डिवाइडेड होते हैं। इसमें साइंस के लिए मैं एक बार फिर से नीचे लिख देता हूँ थोड़ा साइंस का। तो साइंस में आपके होते हैं पोर्शन टोटल इसमें 3। ठीक है, जो होता है फिजिक्स, एक हो गया आपका केमिस्ट्री, एक हो गया आपका बायोलॉजी। ओके, तो अभी इन तीनों से मिला जुला के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी कुछ बंदे मेरे को बोलते हैं, सर मैं पहले कॉमर्स पढ़ा है मैंने, अभी साइंस के क्वेश्चंस हैं, तो क्या होगा इसका, कैसा टफ। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके। जो 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं ना, वही मैक्सिमम मिलते हैं। थोड़ा सा फिजिक्स में ये 12th में ले जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, कुछ 2-4 न्यूमेरिकल के सवाल हो सकते हैं आपको मिले, तो ये थोड़ा फिजिक्स 12th में जाता है। बाद बाकी ऑलमोस्ट जो पूरा सिलेबस है वो 10th पे ही कवर हो जाता है। तो जिनके मन में ये डाउट हो कि भाई हमने पहली पढ़ाई साइंस मतलब साइंस से नहीं पढ़ी, हम कॉमर्स के स्टूडेंट थे, हम आर्ट्स के स्टूडेंट थे, तो उनके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे कोई उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बिकॉज सबने 10th लेवल तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ा है। ओके, तो अभी चलते हैं हम कंटेंट के बारे में। इसमें क्या होता है, जो फिजिक्स है, फिजिक्स में मैकेनिक्स का पोर्शन आता है। ठीक है, इस वीडियो में बस मैं चीज़ों को बताऊंगा, इसके बाद अगले जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं थोड़ा एलोबरेट करके चीज़ों को बताऊंगा, जिससे कि आपको प्रिपरेशन करने में थोड़ी सी सहायता मिले वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो मैकेनिक्स का पोर्शन है, इसमें हो गया एक मैकेनिक्स का पोर्शन हो गया। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं मैकेनिक्स से। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स हो गया, हाइड्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन बनते हैं। और एक चीज़ है जो मैकेनिक्स में आपके क्वांटिटीज़ के बारे में बताया हुआ है। तो जो क्वांटिटीज़ के बारे में बताया गया, जैसे स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा आप इसको पढ़ लेना। अपने जो स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में हो गए, वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में हो गए, इनको देख लेना कि कौन सा स्केलर में आता है, कौन सा वेक्टर में आता है। इनको थोड़ा सा इस पोर्शन को पढ़ लेना, बिकॉज इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, इसमें ये जो स्केलर वेक्टर है, इनका बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, या वेक्टर और स्केलर बोथ है। ठीक है, जैसे वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है, ये स्केलर है या वेक्टर है, एक्सेलरेशन कौन सा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिटार्डेशन क्या होता है, डी एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो इनके ऊपर इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं इस वाले पोर्शन में मैकेनिक से। ठीक है, तो मैकेनिक का ये जो पोर्शन है, ये थोड़ा सा देखने वाला पोर्शन है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार। इसके बाद आपके मैकेनिक्स में ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये मैकेनिक्स में ही कंटेंट होता है। न्यूटन्स लॉ को पढ़ लेना है, न्यूटन्स लॉ में कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, उनको थोड़ा देखना ज़रूरी है। न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चंस आपने देखने हैं, न्यूटन्स लॉ पे क्वेश्चंस पक्का देता है। ठीक है, या तो आपको एग्जांपल दे देगा, पूछेगा ये कौन से लॉ के अंडर आती है। जैसे लीनियर मोमेंटम हो गया आपका, लीनियर मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई लीनियर मोमेंटम का ये इसका फॉर्मूला क्या है। इसके फॉर्मूला होता है P = mv। ठीक है, अब इसमें P क्या है, M क्या है, V क्या है, ये कभी कभी डिफाइन करने के लिए बोल देता है कि ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। उसके बाद जैसे हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसके जो लॉज हैं, लॉ को थोड़ा देखना है हमने। ठीक है,
लॉ ऑफ, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में थोड़ा कंजर्वेशन को, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है, लॉज के ऊपर में। उसके बाद इम्पल्स क्या होता है, ठीक है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, इम्पल्स के फॉर्मूला को देख लेना आप एक बार। बहुत लाइक शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, और आपको पता है कि अगर 50 में 3 हमारे सब्जेक्ट डिवाइडेड हैं तो किससे कितना क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन से, मतलब 15-17 क्वेश्चन हर एक उससे होते हैं। इम्पल्स के फॉर्मूला को देख लेना, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, एफ इंटू डेल्टा टी हो गया, ये इसका फॉर्मूला है। इन सब के ऊपर थोड़ा सा गौर करना। फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, फ्रिक्शन का जैसे मैंने बताया आपको डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। फिर वर्क पर एनर्जी, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ठीक है, वर्क का डेफिनेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का जैसे अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। तो इसमें m क्या है, v क्या है, mv² का क्या मतलब है v² का, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी, पोटेंशियल एनर्जी जैसे द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाई वर्चू ऑफ इट्स पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसका अभी फॉर्मूला है mgh, ठीक है। इसमें m क्या डिफाइन करता है, g क्या डिफाइन करता है, h क्या डिफाइन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एनर्जी को ना ही हम कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही बनाया जा सकता है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है। चलिए फिर इस पोर्शन में इतना ध्यान रखिए। इसके बाद मैं अगला पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा इसके ऊपर, तो वहाँ पे मैं और ज़्यादा आपको डिफाइन करूँगा चीज़ों के बारे में। इसके बाद जो आता है हमारा वो है हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स। तो अभी हाइड्रोस्टैटिक्स के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या चीज़ें आती हैं हाइड्रोस्टैटिक्स की, वो बताने जा रहा हूँ मैं। हाइड्रोस्टैटिक्स में कैसे क्या क्वेश्चंस हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में आपके प्रेशर होते हैं, डेंसिटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, अप थ्रस्ट क्या होता है, इन सब के ऊपर जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। प्रेशर के लिए प्रेशर हो गया, ठीक है। प्रेशर के बाद आपकी सेकंड टाइम अगर होगी तो मान लो डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। डेंसिटी पे कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, आपके डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स को थोड़ा ध्यान देना है आपने। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, एस जी लिख दिया मैंने, आप समझ लेना थोड़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी को, स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन, ठीक है। और इसके बाद लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन किसने इन्वेंट किया था, लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर क्या है, इस सब के ऊपर जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिख देता हूँ लॉ ऑफ एक सेकेंड, लिक्विड LIQ, सॉरी QID, ठीक है। लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर, लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन, अप थ्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें इनको देखते चलना है, ठीक है। जैसे अभी लिक्विड प्रेशर में P = HD होता है, ठीक है, SDG होता है, ठीक है। लिक्विड प्रेशर का P = HDG। यहाँ पे अभी H क्या डिनोट करता है, D क्या डिनोट करता है, G क्या डिनोट करता है, इसके बारे में जैसे पूछ सकते हैं वो आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपकी D से डेंसिटी है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं डेंसिटी होगी D से। G से क्या है, G से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये जो होते हैं चीज़ें, एस से हाइट है, ठीक है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आप देख लो अच्छे से कि चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है, बहुत बार क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। फिर आता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, इन सब के ऊपर जो चीज़ें हैं थोड़ा सा देख लेना है। यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिख दिया मैंने। इसको थोड़ा पढ़ लेना आप लोगों ने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी हीट। ओके, हीट काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हीट से भी 1-2 क्वेश्चन कम से कम जनरेट कर ही देते हैं मिनिमम ये, ठीक है। पहले हीट होती क्या है, टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सेंटीग्रेड स्केल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, जो हम फ़ारेनहाइट में करते हैं उसको फ़ारेनहाइट स्केल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसमें इन दिस स्केल आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट आर टेकन एज 32 फ़ारेनहाइट। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करने के लिए, ठीक है।
तो अगर आपका मान लो यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, +273 इसमें ऐड कर देना पड़ता है, ठीक है। तो जो हम ऐड करते हैं वो हो जाएगा हमारा 275 केल्विन। तो अगर कभी बोलता है कि सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है तो उसको ऐसे करने का, ये करने का तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद र्यूमर स्केल क्या होता है, ठीक है, र्यूमर स्केल में क्या चीज़ें होती हैं, फिर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, उसके बाद स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा चीज़ें पढ़ लेनी, बिकॉज ये सारी चीज़ें ही आती हैं वहाँ पे एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, स्टीफेंस लॉ क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आपके जो किरचॉफ्स लॉ वगैरह ये ऑलरेडी जो साइंस स्ट्रीम वाले होंगे या जिन्होंने साइंस से नहीं भी पढ़ा है, जो स्कूल में नॉर्मल 10th लेवल तक में भी किरचॉफ्स लॉ है, ठीक है। ये सब बेसिक जो हमारे साइंस के उन्हीं के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ, स्टीफेंस लॉ, ठीक है। इसको बनाया किसने था, बिकॉज आप बोलोगे सर ये तो करंट का क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन नहीं है यार, ये CGAT का क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत बार इसमें भी पूछ दिया जाता है। रदरफोर्ड लॉ का इन्वेंटर कौन था, किसने बनाया था इसको, ठीक है। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा देखते रहना है और आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद चलते हैं अगले पोर्शन के ऊपर। अगला पोर्शन हमारा आता है वेव्स एंड साउंड। अब वेव्स एंड साउंड से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वेव्स एंड साउंड में आपके इको से हो गया, पिचेस से हो गया, क्वालिटी से हो गया क्वेश्चन, साउंड की ये क्या है, आपकी यूनिट क्या है साउंड की, ठीक है, साउंड की डेसिबल होती है, ठीक है। आपके वेव्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेव से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो वेव्स के टाइप हैं, वेव मोशन क्या होती है, वेव मोशंस हो गए आपके। उसके बाद आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया, ट्रांसफर वेव हो गया, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपके साइड में जगह है, यहाँ लिख देते हैं हम अगला। इसके बाद आपके ट्रांसफर वेव के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ट्रांसफर वेव। तो ये जो चीज़ें हैं, वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन आता है, टाइम के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। वेवलेंथ को किससे हम डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा से हम डिनोट करते हैं वेवलेंथ को, ठीक है। तो वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन रहता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड, ओके, t सेकेंड इज कॉल्ड द वेवलेंथ। द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज शोन इन द फिगर। तो वेवलेंथ को कैसे शो करते हैं वो फिगर में दिखाया गया है यहाँ पे। तो मैं फिगर एक बार आपको ड्रॉ करके यहाँ दिखा देता हूँ। ये वेवलेंथ का फिगर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके हो गए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो गया, ए से एम्पलीट्यूड डिनोट करते हैं, यहाँ से आपके हो गए ये, और जो लैम्डा, ये जो जिस लैम्डा के बारे में मैंने बात की इसको डिनोट करते हैं, ये जो एरिया ट्रैवल करता है ये होता है आपका लैम्डा से डिनोट, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये है लैम्डा का सिंबल, ये नहीं है, ये है लैम्डा का सिंबल, ओके। उसके बाद रिलेशन आ जाते हैं बहुत बार, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का जो रिलेशन है उसके बारे में आपको सीधे बोल देगा आइडेंटिफाई करने के लिए। v=n लैम्डा होता है, तो v=n लैम्डा में v क्या है, n क्या है, या डिफाइन करने के लिए बोल देगा आपको बहुत बार कि आप डिफाइन करो इसको, ये किसका है, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है, इनका क्या है। मसल स्केल के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं काफ़ी ज़्यादा। इस पोर्शन से आपको काफ़ी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। इसके बाद चलते हैं हम अपने ऑप्टिक्स के ऊपर, ठीक है। अगला हमारा जो पोर्शन आता है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ऑप्टिक्स से आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिलेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनमें डिफरेंस क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद मिरर के बारे में क्वेश्चन आते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। ये मिरर के ऊपर तो क्वेश्चन आप देख लो, और एग्जाम्पल भी पक्का देखना है इसके, बिकॉज इसके पक्का एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं कि ये गाड़ी में कौन सा मिरर यूज़ होता है रियर, उसके लिए रियर ग्लास में, ठीक है। कॉन्वेक्स क्या हो गया, कॉनकेव क्या हो गया, ठीक है। एक बार अगर आप इसको समझ लेते हो ना तो आपको लाइफ टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ओके। इसके बाद आपके जो इससे क्वेश्चंस हो गए वो हो गए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कॉन्जुगेट डिस्टेंस क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इन सब के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। लेंस के ऊपर कॉनकेव और डाइवर्जेंट लेंस क्या होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स और कन्वर्जेंट लेंस क्या होता है। बहुत बार आपसे कॉन्वेक्स ना पूछ के सीधे कन्वर्जेंट लेंस पूछ देगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप चीज़ों को पढ़े रहोगे तो चीज़ें ईजिली निकल जाएंगी। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इससे उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो नहीं कवर करता ये, बट फिर भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इससे थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें आपके टेलीस्कोप के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है। लेंस बनाने का फॉर्मूला क्या है उसके ऊपर, ठीक है। न्यूटन्स के फॉर्मूला क्या है लेंस के लिए,
ये सारे क्वेश्चन इससे तैयार होते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन हो गए, अ मैग्नेटिक नीडल इज कीप्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये इससे रिलेटेड नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं इसको हम। अगला पोर्शन आ गया हमारा मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म से क्या क्वेश्चन जनरेट होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले तो मैग्नेट के बारे में क्वेश्चन आएगा कि निडल किस साइड दिखाती है और रीज़न क्या है। पहली बात तो ये पूछ लेते हैं कि जैसे कंपास में हमेशा निडल नॉर्थ के साइड फेस करता है, तो इसका रीज़न क्या है कि नॉर्थ की साइड फेस करने का। ठीक है, और टेम्प्रेरी मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं इनके। ठीक है, तो मैग्नेट की अगर आप थ्योरी थोड़ी सी पढ़ रखी हो तो आपको उतनी ज़्यादा टफनेस नहीं आएगी। तो मैग्नेट से क्वेश्चन टाइप के आते हैं कि ये मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सप्रेस व्हाट। ठीक है, तो इसमें अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपने इनको पढ़ रखा है पहले से तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो उसमें क्या दिखाता है, अगर ये क्वेश्चन है तो उसके अंदर आंसर आपका होगा अ फोर्स एंड अ टॉर्क। ठीक है, उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन है कि द एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेट एंड अर्थ जोग्राफिक एक्सिस इज, तो इसका क्या जवाब होगा आपका। तो इसका ये तो चीज़ें डिफाइंड करी हुई है ना, इसका 70 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी वाली चीज़ है, इसमें बेसिकली सारी क्वेश्चन थ्योरी रिलेटेड ही होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पोर्शन के ऊपर। अगला पोर्शन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इससे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं इससे न्यूमेरिकल्स भी बनाए जाते हैं। तो अगर आपको जो पैरेलल और सीरीज़ की चीज़ें हैं थोड़ी सी अगर आप उनको गौर करके करोगे तो यहाँ से आपका न्यूमेरिकल ईजिली बन जाएगा। जिसने थोड़ी सी भी पलट रखी है उससे हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अभी इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो और चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट कौन सी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर करंट डेंसिटी क्या होती है, फिर फ्री करंट क्या होती है। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो ओम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, कुलम्स लॉ हो गया, मैं यहाँ एक बार लिख भी देता हूँ। ओम्स लॉ हो गया आपका, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इसके बाद कुलम्स लॉ हो गया। तो इनसे ये क्वेश्चन जनरेट होते हैं यहाँ पे, और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के आते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं आपके पास कि एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम कौन सी चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं, उससे इसका क्वेश्चन मिलता है आपको। वोल्ट मीटर से क्या मेज़र करते हैं हम। ठीक है, जैसे वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं। ठीक है, कंडक्टर का। उसके बाद गैल्वेनोमीटर से क्या मेज़र करते हैं, गैल्वेनोमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में जो है उसको मेज़र करते हैं। एमीटर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद वाइट स्टोन ब्रिज क्या होता है। ठीक है, तो इससे बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसमें न्यूमेरिकल्स के बनते हैं, और उसके बाद जो बची खुची है वो थ्योरी आ जाती है सीधे सीधे। ठीक है, ओके, जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें, द लॉ दैट गवर्न्स द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, तो अगर आपने लॉज को पढ़ रखा है तो आप सीधे सीधे डिफाइन बता दो कि भाई ये कुलम्स लॉ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना बेसिक, इसकी आपको ये पढ़ते रहना है और पढ़ोगे तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो एक क्वेश्चन है कि एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट कर दिया, इसका मतलब ये है। तो अगर आप पढ़ोगे इससे थ्योरी के क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, और एज वेल एज इससे न्यूमेरिकल भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट करता है। तो यहाँ पे हम अपना क्लोज करते हैं ACT का अपना फिजिक्स वाला पोर्शन। इसके बाद हम अगले वीडियोस में आगे कंटिन्यू करूँगा। मैं इसका कोशिश करूँगा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपको कवर करके एज सुन एज पॉसिबल आपको प्रोवाइड करूँ मैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। और एक चीज़, अगर किसी को ICE और किसी को CGAT के नोट्स चाहिए होंगे तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें आप, आपको यहाँ श्योरली हेल्प मिलेगा। अगर किसी को ICE पढ़ना भी है तो यहाँ पढ़ाया भी जा सकता है, तो आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आप कोई 1 to 4 दे रहा हो, 1 to 4 वाले के लिए तो इतना पॉसिबल नहीं है अब, बट अगर कोई 1 to 5 देने वाला हो तो वो प्लीज़ कांटेक्ट करें और अपने स्किल्स को और डेवलप करें। ठीक है, सो अगर आपको अगेन मैं बोलता हूँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, बिकॉज आप लोग लाइक करते नहीं यार। लाइक करने से मेरा भी बूस्टअप बढ़ता है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।